अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाई किए हम शुरू करते हैं। कहानी अंत से ही आरंभ है, सीज़न 2 पार्ट 25। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। एकदम से ऐसी सिचुएशन देख नेहा तो घबरा सी जाती है और वो सारी चीज़ों पे मीनाक्षी को हुई सुनाने लगती कि ये सारी चीज़ तुम कर रही हो ना जानबूझ के। हाँ, आखिर तुम्हारी प्लान यही है ना। जिस पर सलोनी बोलती पागल है क्या, एक तो ऐसी सिचुएशन में है हम और तू ऐसी बात कर रही है, चुप रहे, मुंह बंद रख। मीनाक्षी कार से उतरती है और वो सलोनी को ये बोलती कि नेहा और सलोनी दोनों ही कार से ना उतरे। वो उतरती है, उसके साथ उसके आदमी भी उतरते हैं। दोनों के पास गन थे। पहले तो गन चेक करते कि गोलियां ठीक से है कि नहीं, और उतरते ही सीधा बंदूक उनके और टानते हुए। मीनाक्षी चारों ओर देखती है। लगभग 8 से 9 लोग थे वहां पर। उस सब की ओर देखते हुए वो समझ जाती है जैसे कि इन लोग पहले भी वो देख चुकी है या फिर मिल चुकी है। तो ट्रिगर पर हाथ रखते हुए थोड़ी सी लाउड में बोलती है, तुम्हारा बॉस कहाँ है जिसने तुम्हें भेजे है यहाँ पर? ये सारी बात सलोनी और नेहा भी सुन रही थी। नेहा तो पूरी भड़की हुई थी कि एकदम से अचानक से यहाँ पे इतने सारे लोग आए कैसे। तो मुझे समझा सकती है, मैं अब भी बोल रही हूँ ये सारी किए कराना इसी की है। चुप कर नेहा, अगर इसने खुद सारी चीज़ों को करती तो ऐसे बंदूक तान के खड़ी नहीं होती। वो कुछ भी हो सकता है इस वक्त, उसके ऊपर गोली भी आ सकती है, उसको गोली भी लग सकती है। तू कभी तो कुछ सोच बोलने से पहले। मैं अब भी बोल रही हूँ, तू फिलहाल चुप रह और ये सीन देखने दे मुझे। पता नहीं अगर कुछ भी इधर उधर हुई ना तो कुछ भी हो सकती है। तभी एकदम से जो नेहा बोलती कि होने दो, हम सेफ रहे बस, और क्या चाहिए। दूसरी ओर जो सलोनी है और कुछ भी नहीं बोलती है नेहा को। वो बस थोड़ी बहुत जो है मीनाक्षी के लिए सोच रही थी कि बस वो ठीक रहे, कुछ यहाँ पे चीज़ें ना हो। सारे और घेरे हुए थे और मीनाक्षी भी पीछे हटने के नाम नहीं ले रहे थे कि तभी कुछ एक दो कार और आते हैं। उनमें से भी एकदम से कुछ लोग उतरते हैं। सबके हाथ में बंदूक थे। मीनाक्षी अपनी कार को शील्ड देते हुए, मतलब कार के पास जैसे कोई आ ना सके, वो सामने की तरफ खड़े हुई थी। दूसरी ओर उसके आदमी पीछे की ओर खड़े हुए थे, बंदूक को ताने हुए, ताकि कोई कार के आसपास ना आ सके। कि तभी एक बड़ा सा जीप आता है और उस जीप में से उमेश निकालता है। नेहा तो शॉक्ड हो जाती है उमेश को देख के। वो बोलती कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी सलोनी सलोनी खुद पर सर पे हाथ मारते बोलती कि यही नतीजा है तेरी अकलदारी की। मैं कुछ तो मतलब तू सोचती ना। मैं कब से तुझे हिंट दे रही हूँ कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। और हाँ, पहली मुलाकात में किसी के साथ कॉफ़ी पीने से पहले कुछ सोची भी थी तूने? इसमें सोचना क्या बात है, मतलब। पर ये है कौन और ये इतने सारे लोग? कुछ देर में बाकी सारी चीज़ें भी पता चलेंगी। उमेश एकदम से आके, अब उमेश अपनी जैकेट से भी एक गन निकालता है और गन निकाल के सीधा वो आता है मीनाक्षी के सामने, गन को ताड़ते हुए। मीनाक्षी एक तीखी मुस्कान के साथ कहती है, बस इसी पल की इंतज़ार कर रही थी मैं। वेलकम। मुझे पता था कि तुम इस अवतार में ज़रूर आओगे। बस मुझे इस पल का ही बेसब्री से इंतज़ार था। और आखिरकार देखो, वो इंतज़ार ख़त्म भी हुई। तो तुम अपने रंग में आ ही गए हो उमेश रायजादा, है ना? तभी उमेश, पता नहीं कौन सा गुस्सा था उसमें, और बोलती कि मुझे उसको लेके जाने दो। अच्छा, हलवा है क्या वो, तुम्हें उसको लेके जाने दो? सॉरी टू से, पर वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है। और वो कोई चीज़ नहीं है कि तुम मांगोगे और मैं दे दूंगी। अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? परवाह है तो भागो यहाँ से। जो गोली में पकड़ के रखी हूँ वे बस खिलौना नहीं है, चला भी सकती हूँ बड़ी आसानी से। और हाँ, चलाने से पहले 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचूंगी। तुम उस हालत पे रहोगे नहीं कि उठ के भाग सको, तो सोचो और भागो यहाँ से। तभी उमेश इतनी बुरी तरीके से हंस पड़ते हैं ना कि देख के बहुत अजीब भी लग रहे थे। नेहा को ये सारी सिचुएशन बड़ी अजीब लग रही थी। वो बार बार बोल रही थी कि ये कर क्या रहा है, इसके हाथ में गोली
तो ये क्यों आया है यहाँ पे? सलोनी बोलती कि दिखाई नहीं दे रही है, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे वो चाहिए, वो दे दो, तुझे ही लेने के लिए आया है। मतलब नेहा कुछ दिमाग लगा। ये बंदा तेरे से उस दिन भी मिली थी ना, तू बोल रही थी ऑफिस में सुबह, और शाम को तो तू हमारे साथ थी। हाँ, तो अगर उस दिन तुझसे मिली है ये लड़का, तो सोच ना अगले 2 दिन में वो यूके में क्या कर रहा है, और सीधा तेरे सामने। तू कुछ सोची भी है इस बारे में, या फिर ऐवी फुकट में बस बोलती रहती है बिना सोचे समझे? नेहा चुप हो जाती है। सलोनी बोलती कि बेहतर होगी तू थोड़ी बहुत अपनी दिमाग में यूज़ कर लिया कर इस मामले में। पहले दिन से जब से मैं इस लड़के से मिली हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो तो उस दिन सीएम की पार्टी में एकदम से हमले हो गए थे, तो ये मेरे ध्यान से हट चुका था, लेकिन फिर से एकदम से आ गए कल के बाद। ये जितना शरीफ दिखता है ना उतना है नहीं। देखे कैसे बंदूक टान के रखा है वो। नेहा कुछ नहीं बोलती, वो बस सामने की ओर देखते हैं। उमेश की आंखों में जैसे खून उतर आए हो। वो बार बार मीनाक्षी को बोल रहा था सामने से हटो, और मीनाक्षी भी अपनी बात पे अड़ी रहती कि 1 इंच भी नहीं हिलूंगी यहाँ से, तू अगर कुछ कर सके तो करके देख। तभी उमेश जो है अपने सारे आदमियों को कुछ इशारा करते तो सारे लोग एकदम से करीब आने लगते। मीनाक्षी के चेहरे पे अब भी वही तीखी सी मुस्कान, और अब जो वो अपनी बंदूक चलाना स्टार्ट करती है, किसी के शोल्डर पे लगती है तो किसी के पैर पे लगते हैं, और एक आध दो तो वो उमेश के ऊपर भी चलाती है, पर उमेश जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। बहुत सारे लोग एकदम से धड़ाम से गिरते हैं। ये सीन देख के जो उमेश है उसे गुस्सा भी आता है, और वो इसे ये भी सोच रहा था कि जितना वो मीनाक्षी को समझ रहा था उतनी भी कोई चीज़ नहीं है, मीनाक्षी उससे भी खतरनाक है। वो थोड़ी देर सोचते हुए फिर से अपनी जैकेट से एक और बंदूक निकालते हैं, और अब इस गोलियों के बरसात में मीनाक्षी क्या करती है, कार के पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि पीछे के लोग गिर चुके थे। अब सारे लोग सामने की तरफ आ चुके थे। दूर में बहुत सारे लोग ये सारे सीन भी देख रहे थे। एकदम से ये गोलियों की बरसात, और वो जो गाड़ी थी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, तो उसमें गोलियां लग नहीं रहे थे। इतनी शोर हो रहे थे कि जो नेहा है वो अपनी कान पे हाथ रख के एकदम से डर के मारे से हमसे जाती है कि क्या हो रहा है, रोको इनको। सलोनी जो हो वो कवर करती है नेहा को कि कुछ नहीं होगा, तू डर मत, मैं जाऊँ, पागल होगी कि अगर हम निकलेंगे तो गोली लग सकते हैं। सलोनी बोलती कि तू शांत हो जा, कुछ नहीं होगी, ठीक ठीक हो जाए, मीनाक्षी ठीक ठीक कर लेगी। नेहा कुछ नहीं कहती है। इन सारे बीच और भी लोग आ रहे थे। पता नहीं कहाँ से ये प्लानिंग चीज़ थे या क्या थे, मीनाक्षी समझ नहीं पा रहे थे। अब इतनी गोलियां उसके पास है तो नहीं कि सारे के सारे बुलेट्स खाली करेंगे। आखिर में बस 4 ही गोली थे उसके पास। एक गन पूरी खाली हो चुकी थी, दूसरी गन उसके हाथ में थी, उसमें बस 4 गोली थी। उसे समझ नहीं आ रही थी अब क्या करेगी, और वो अगर अपनी आदमी को बुलाएगी यहाँ पे तो आते आते लेट भी हो सकता है। कोई चांस वो रिस्की लेना नहीं चाहती थी। तभी वो सीधा करती है गोली उमेश के ऊपर। ट्रिगर नहीं दबाती, बस सीधा उसकी ओर करती है। उमेश हंसता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे ऊपर गोली टांग के तुम मुझे डरा सकते हो? मेरे 100 आदमी और तुम एक, सॉरी 2 कर पाओगे? अच्छा, मैं एक ही काफ़ी हूँ, तुम्हारी 100 क्या उससे भी ज़्यादा ले आओ, सबको मौत की घात उतर सकती हूँ। तुमसे लड़ने के लिए मुझे गोली की ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथ ही काफ़ी है। एक अलग ही पर्सनालिटी थी मीनाक्षी। उमेश जितना सुन रहा था उतना ही शौक हो रहा था। इतनी थोड़ी बहुत कमज़ोर वो समझ के रखा था मीनाक्षी को, और वाकई में उतनी कमज़ोर है नहीं, बल्कि हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बोल्ड भी। कुछ सोचते हुए बस वो अपने आदमी को बोलते हैं कार से जैसे तैसे नेहा को लेके आए। उसके आदमी जाने लगती है। अब
मीनाक्षी ये समझ चुकी थी कि अब गोली से नहीं, हाथ से काम चलाने पड़ेंगे। तो जितना हो सकते थे उतना उसकी लोगों को मार रही थी, कभी मुक्का कभी लात, और एक एक चीज़ में एक एक की हालत ख़राब हो जाते हैं। और इन्हीं सारे में बहुत वहाँ पे सिचुएशन ख़राब भी हो जाते हैं। और वहाँ से तो पुलिस को भी इन्फॉर्म करे गए थे, तो पुलिस भी अपना रफ्तार के साथ वहाँ पे पहुँच रहे थे। जैसे ये उमेश को थोड़ी बहुत हिंट पहुँचा, वो जैसे तैसे नेहा को वहाँ से लेना चाहता था। वो कार के पास जाता है और दूसरी ओर मीनाक्षी लड़ रही थी उसके आदमी से। और मीनाक्षी के साथ जो आदमी था वो ज़ख्मी हो चुका था, एक साइड में पड़ा था। एक अकेली मीनाक्षी लगभग 20 से भी ऊपर लोगों से लड़ रही थी, और कोई उससे आगे भी नहीं आ पा रहे थे। मीनाक्षी इतनी स्ट्रांग थी। जो उमेश है वो कार के पास जैसे तैसे तो चला आता है और वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, पर अंदर से लॉक था। सलोनी हाथ से ही इशारा कर दी थी कि बेटा ये करने की कोशिश मत करना, जिंदा नहीं बचोगे यहाँ से। लेकिन फिर भी उमेश को नेहा तो चाहिए ही था। और वो क्या करता है, वो डोर के जो शीशा है उस पर इतनी ज़ोर से मुक्का मारता है, पता नहीं उसके हाथ में कुछ रिंग टाइप का था, कुछ नुकीला जैसा। और जैसे इतनी ज़ोरदार से वहाँ पे वो हाथ पड़ता है वो टूट जाता है। हाथ डाल के वो डोर ओपन तो कर लेता है, लेकिन जैसे ही डोर ओपन होते एक ज़ोरदार लात जो है उमेश अपनी सीने पर महसूस करते हैं, और अगली पल वो दो कुछ देर दूर जाके गिरता है। और जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही दूर आके गिरा है। तभी सलोनी एकदम से वहाँ से उतरती है, घूर के देखती है उमेश को। हाँ, बोली कि बच्चे समझ के रखे हो, क्या सोचा कि कुछ नहीं करूँगी? बेटा हाथ में अभी भी उतनी ज़ोर है जितना तुम 100 लोगों को लेकर आओगे ना तब भी अकेले नहीं कर सकोगे हो। दूर रहो इससे भी और हमसे भी, वरना ना जान सही सलामत लेके नहीं जा पाओगे। नेहा सलोनी की ओर देखती कि इतनी ज़ोरदार लात ये मारी है। तभी सलोनी नेहा की ओर देखते हुए बोलती कि क्या? तभी यही मीनाक्षी वहाँ से इशारा करती कि ये दोनों एयरपोर्ट के अंदर चली जाए। सलोनी हाथ पकड़ती है नेहा की और बोलती कि अब कुछ भी मत बोलना और सिर्फ मेरे साथ चलनी है, इधर उधर नहीं देखनी है। और वो ऐसे ही जो है नेहा की हाथ पकड़ते हुए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। उमेश फिर से उठता है और फिर से उठ के वो अपनी लोगों को जो है वो इशारा करता है। तब सलोनी के इर्द गिर्द भी कुछ लोग आ जाते हैं, सलोनी भी एक्टिव हो जाती है मारने की मूड पे। और वो भाई साहब सलोनी की भी हाथ काफ़ी तेज़ थे, किसी को बस छोटी सी मुक्का, और बल्कि वो डॉक्टर भी थी, उसे ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से पता थी कि कहाँ वार करने से क्या असर होंगे। और उसी चीज़ का वो फ़ायदा भी उठा रही थी। उसको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही थी या फिर ज़ोर लगानी नहीं पड़ रही थी। वो बस हल्की सी टच करती है और वह क्रैक होते हैं और इंसान गिर जाते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी सलोनी की तरफ से। बस उसके सामने वो लड़ रही थी, नेहा को संभलते हैं तो दूसरी तरफ मीनाक्षी भी लड़ रही थी। दोनों तरफ बस लोग लड़ रहे थे, एक तरफ सलोनी और एक तरफ मीनाक्षी। लेकिन नेहा के पास कोई पहुंच नहीं पा रहे थे। उमेश को बहुत गुस्सा आ रहा था, और तभी उमेश एकदम से मौका देख के जैसे तैसे वो नेहा के पास पहुंचता है और नेहा को एकदम से हाथ से खींचते हुए साइड में ला लेता है। और तो नेहा के माथे पे बंदूक भी रख चुका था। नेहा देख के शॉक्ड। उधर सलोनी रुक चुकी थी और मीनाक्षी भी। मीनाक्षी एकदम से बोलती कि देख, अब की बार मैं सोच भी रही हूँ ना कि तुझे छोड़ दूँगा, लेकिन इसके बाद मैं छोड़ूंगी नहीं, उसको छोड़ दे। तभी उमेश बोलती कि बस लड़ लिया बहुत, अब लड़ो मुझसे तुम दोनों, इसको तो मैं लेके जाऊँगा अपने साथ। तभी मीनाक्षी बोलती कि तेरे सपने में भी ऐसा नहीं हो सकते, मेरे सामने से एक कदम भी तो आगे नहीं बढ़ सकता, ये चैलेंज है। तभी जैसे ही उमेश उसको लेके पीछे की तरफ जाएगा तब तक मीनाक्षी के आदमी उसको पीछे से घेर चुके थे। मीनाक्षी अपनी गन निकालती है और गन वो करती है नेहा की ओर, यानी उमेश की ओर। नेहा बोलती पा, 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 पागल मत बनो, मेरे ऊपर क्यों गोली टांग के रखी हो यार, गोली कर मार दोगे क्या? तभी सलोनी बोलती कि चुप कर,
तुझे कुछ नहीं होगी। पर ऐसे कैसे, ये वो गोली की निशानी पे सिर्फ मैं ही हूँ। अरे तुम करना क्या चाहते हो? लेकिन मीनाक्षी कुछ नहीं बोलती, वो बस एक ढक नेहा को देख रही थी। उस वक्त नेहा पूरी डरी हुई थी। मीनाक्षी पता नहीं कुछ ऐसा करती कि वो अपनी बंदूक को आहिस्ता आहिस्ता नेहा की ओर से थोड़ी थोड़ी नीचे कर रही थी। दूर से बस नेहा की शरीर देख पा रही थी वो। अपनी बंदूक की निशानी धीरे धीरे वो नीचे उतर रही थी। नेहा कुछ समझने की कोशिश करती है और सलोनी ने मीनाक्षी को घूर के देख रही थी। सलोनी एकदम से मीनाक्षी के पास आती है और बोलती कि क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, तुम्हारी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। ये निशाने तुम कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही हो? तभी मीनाक्षी थोड़ी सी हंसती है और सलोनी की ओर देखते हुए एक आँख मार देती है। और अगली पल एक धड़ाम से गोली की चलने की साउंड। नेहा पूरी थम चुकी थी कि क्या हुआ। खुद को देख रही थी कि वो ठीक तो है ना। और जैसे ही खुद को देखती है, थोड़ी सी नीचे की तरफ देखती है, तो लेग के पास से उसकी पूरी साड़ी को छेद करते हुए वो गोली सीधा उमेश के पैर पे लग चुका था। और उमेश साइड पे एकदम से हट जाता है। सलोनी फटाक से जाती है, नेहा की हाथ पकड़ते अपनी ओर खींचती है और मीनाक्षी जाती है उमेश के पास। जैसी जाती हूँ पहले तो उसकी गाल पे रख के एक मार देती है। बोली थी ना, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो एकदम से उसकी ओर होते हुए उसको एक दो मुक्का और मार रही थी। उमेश खुद को बचाव में जैसे तैसे वो मीनाक्षी के हाथ में एक बाइट कर देता है। लेकिन मीनाक्षी कोई भी हिलती भी नहीं, उसे कोई दर्द भी नहीं होती है। इधर जो नेहा है वो अपनी साड़ी की ओर देख रही थी। बोलती कि ये क्या है? अगर गोली इधर उधर होती तब तो तभी सलने होती कि नहीं होती, उसकी निशानी बहुत पक्की है, आखिर साक्षी की बहन है। मतलब पर मेरी सारी, कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी छोटो सा छेदी तो है, इंडिया जाके ठीक कर लेना। क्या मतलब? कुछ नहीं, अब हम एयरपोर्ट चलते हैं, हमें जल्द से जल्द अंदर जाने चाहिए। और वो हाथ पकड़ते हुए लेके जाती है नेहा को। नेहा बार बार पीछे की ओर देख रही थी। मीनाक्षी के हाथ से थोड़ी सी खून भी बह रहे थे। और वो उमेश को एक और चाटा लगाती है। उसके बाद वो अपनी आदमी से कुछ तो इशारा करती है। उसके बाद वो वहाँ से एकदम से अंदर की तरफ चली जाती है, गोली अपनी जैकेट में डाल देती है। और इधर उमेश पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं, जो इमिग्रेशन होते हैं वो सारी चीज़ प्रॉपर कर लेते हैं। अब गोली तो वो एयरपोर्ट तक लेके नहीं जा सकती, तो वो एंटर करने से पहले अपनी आदमी को दे देती है। वहाँ पे ये लोग सारी चीज़ ख़त्म करते हैं और उसके बाद सीधे फ्लाइट के लिए बैठ जाते हैं। नेहा इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं आ रहे थे। तभी मीनाक्षी जो है उसकी साड़ी की ओर देखती तो छेद देखे बोलती कि सॉरी फॉर दिस। और वो जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है। नेहा बस मीनाक्षी के चेहरे को ही देख रही थी, कुछ नहीं बोलती वो। सलोनी देखती है मीनाक्षी हाथ से खून बह रहा है, बोलती है ये कुछ नहीं है, वो काट दिया है। एक काम करो, तो सलोनी अपनी पॉकेट से एक ऑइंटमेंट लेती है, बोलती कि इसको अच्छे से क्लीन करके ये लगा लो। कर दूंगी, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है। ये लोग प्रॉपर बैठ जाते हैं और फ्लाइट उड़ान भरते हैं इंडिया के लिए। दूसरी ओर बढ़ते हैं, जो साक्षी है उस जगह पर, उस एरिया पर पहुंच जाती है। सांझ को लेकर पागलों की तरह हर जगह जगह ढूंढ रही थी। हर जगह वहाँ पे जितनी भी सीसीटीवीज है वो सारी चीज़ चेक करे जाते हैं। गाड़ी के नंबर वही नंबर थे, नंबर प्लेट सबके सबके एक ही थे और वही थे। और जब जब मुस्कान की बात आती है, साक्षी की सूझबूझ सब खत्म हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ से लेकर कहाँ ढूंढेगी। वो पहले तो सांझ को ये कहती है कि अपनी मम्मी पापा के ऊपर ध्यान दे, वो खुद अकेली ढूंढ लेगी मुस्कान को। और वो ढूंढने में लग जाती है, बहुत जगह पे ढूंढती है। जहाँ जहाँ वो कार के सिलसिला गए थे सीसीटीवी के दौरान, जितना पता चलती है उसे, उतनी ही वो वही करती है, ढूंढने लगती है हर जर्रे जर्रे से, हर जगह जगह जाके। और मुस्कान के नंबर पे बस कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल बार बार स्विच ऑफ बता रही थी। उसकी दिल बैठी जा रही थी कि वो ठीक तो होगी ना,
वो उसके साथ कुछ कुछ तो नहीं करा होगा ना, लेकिन वो जैसा इंसान है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आई स्वेयर विक्रांत सेठ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर मुस्कान कोई काज भी आई ना, आई स्वेयर मैं आज ही के आज तुम्हें सीधा ज़मीन में गाड़ दूंगी। और यही बोलते हुए बस पागल की तरह ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते शाम हो चुके थे। सांझ साक्षी की मम्मी पापा को लेकर उसके घर जा चुके थे और उनके साथ ही रुकी हुई थी। वो थोड़ी सी भी हिलती नहीं है कि फिर से इनके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। और अपनी फोर्सेस टीम को भी अलर्ट कर चुकी थी कि मैम किसी को ढूंढ रही है, मैम की मदद करो। तो सब के सब लगे पड़े होते हैं मुस्कान को ढूंढने के लिए। शाम तक साक्षी पूरी तरह से टूटने के कगार पे आ जाती है कि आखिर उसकी मुस्कान है कहाँ, कहाँ है उसकी मुस्कान। ढूंढते ढूंढते वो थक भी चुकी थी। एक साइड पे रुकी हुई थी एक शॉपिंग मॉल के साथ। आखिर में वो गाड़ियों की सिलसिला वहाँ पे नज़र आई थी। उसके बाद से अब नज़र ही नहीं आ रहे थे। उस साइड पे लगभग शाम हो चुके थे, थोड़ी थोड़ी अंधेरा डल रहे थे। वो जीप से उतरती है, साइड आसपास देखती है। दो बूंद आंसू उसकी आंखों से एकदम से जमीन की ओर गिरती है। वो चिल्ला के नहीं रो रही थी, बस आंखें लाल हो चुके थे, आंखों में आंसू भर चुके थे। और मोबाइल में मुस्कान की वॉलपेपर लगी हुई थी, तो बस उस पिक्चर की ओर एकटक देख रही थी कि तभी पता नहीं कहाँ से एकदम से शोर आते हैं, जैसे कि बहुत स्पीड से कोई बाइक आ रहा है। वो साइड में देखती है, उसके साथ एक ऑफिसर था, बलवंत। बलवंत अपनी पूरी सोर्सेस यूज़ कर रहा था पता करने के लिए कि कुछ तो पता चले। लेकिन एकदम से इतनी ज़ोर से बाइक आने की साउंड ने दोनों भी थोड़ी सी शॉक कर दिए थे। साक्षी उठ के खड़ी होती, इधर उधर देखते हैं। कुछ ही मिनट में वहाँ पे एकदम से एक बाइक आके खड़े हो जाता बिल्कुल साक्षी के सामने। साक्षी थोड़ी सी शॉक भी थी, अजीब सी सिचुएशन थी, तो वो थोड़ी पीछे होते हैं। उस बाइक में जो इंसान थे और इस इंसान के साथ एक और शख्स थे, जिसे देख के साक्षी पूरी चुप हो जाती है। एक अलग चमक आ जाती है उसके चेहरे पे। सही है, ये मुस्कान ही है। मुस्कान किसी के साथ आई थी वहाँ पर। बाइक में दो लड़कियाँ थे, एक के फेस में कुछ ओढ़े हुए थे तो दूजी पल पीछे मुस्कान बैठी थी। वो लड़की कुछ इशारा करते ही मुस्कान एकदम से नीचे उतरती है और आके सीधा हक करती है साक्षी को। साक्षी उसको इतनी करीब करते हक करती है जैसे कि उसे पूरी जहाँ मिल गई हो, और वो इस जहाँ को अपने से कभी दूर करना ही नहीं चाहती है। पूरी अपनी बाहों में घेर लेती है। मुस्कान बोलती कि रोइए मत, मैं आ गई हूँ, अब ठीक हो ना। और तभी वहाँ से जो साक्षी है उस लड़की की ओर देखती है। ये वही लड़की है जो साक्षी को अब तक 2 बार बचा चुकी है, उसके हिसाब से, साक्षी के हिसाब से। वो लड़की साक्षी की ओर देखते हुए अपनी हाथ दिखाती है, कुछ तो इशारा करती है। साक्षी कुछ समझ नहीं पाती, तभी मुस्कान भी पीछे होती है और उस लड़की की ओर देखते हुए थैंक यू बोलती है। वो लड़की बस सर हिला देती है। उसके बाद मुस्कान कुछ बोलेगी या साक्षी कुछ बोलेगी, पल में ही वो लड़की वहाँ से एकदम से गायब हो जाती, यानी आगे चली जाती है बाइक स्टार्ट करके। ना कुछ पूछ पाती है साक्षी और ना ही कुछ और। मुस्कान को कोई चोट वगैरह नहीं आए थे। वैसे तो उसकी मम्मी पापा को थोड़ी बहुत खरोच आए हुए थे हाथापाई करते वक्त। साक्षी उसकी हाथ पैर देखने लगती कि कुछ कुछ चोट वगैरह आई है क्या। मुस्कान बोलती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप ऐसे रोइए मत, मैं सच में ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। साक्षी फिर से उसको हक कर लेती है, वो भी टाइटली। उनकी मैं डर गई थी मुस्कान, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, मैं डर गई हूँ। अगर तुम्हें कुछ 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 नहीं होगी मुझे, मैं आपके सामने हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलो यहाँ से। वो एकदम से आते हैं जीप में, मुस्कान को बैठाती है, बलवंत को कुछ इशारा करती है और बोलती है कि पुलिस स्टेशन जाओ। तो बलवंत वहाँ से चला जाता है और साक्षी सीधा मुस्कान को लेकर अपनी घर आती है। ऑलरेडी साक्षी की मम्मी पापा सांझ परेशान थे, और सांझ तो सलोनी से भी बात नहीं कर पा रही थी, और एकदम से सलोनी आ रही है ये बात किसी को नहीं पता थी।
हालांकि मीनाक्षी साक्षी से बात करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो भी नहीं हो पाता है। जैसे ही घर आते हैं साक्षी की मम्मी पापा जैसे मुस्कान को देखते हैं, वो लोग एकदम से आते हैं। साक्षी की मॉम तो सीधा आती है, मुस्कान को हक कर लेती है, बोलती कि बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? हाँ। तभी जो मुस्कान है वो भी टाइटली हक कर लेती है, बोलती कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, डरिए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान का शुक्र है, मैं डर गई थी कहीं तुम लोगों को कुछ ना हो जाए। साक्षी भी वहाँ पे थी, सांझ सबके लिए पानी लाते हैं, पानी पिलाते हैं, फिर ये लोग बैठते हैं। साक्षी की जान में जान वापस आ चुकी थी मुस्कान को देखकर, अपने परिवार को ठीक देखकर, कि तभी साक्षी की मोबाइल पे वही नंबर। पहले तो साक्षी अपनी मुट्ठी को खंच लेती है, उसके बाद वहाँ से थोड़ी देर के लिए साइड होती है और इतनी गुस्से में बोलती है कि मत सोचना कि तुम कुछ बिगाड़ पाओगे, लेकिन ये याद रखो आज के बाद मैं तुम्हें सोचने की भी वक्त नहीं दूंगी। तुम सामने हो और तुम्हें सोचने की वक्त भी नहीं मिलेगी, सीधा गोली तुम्हारी सर पे, याद रखो। तो एक अजीब तरीके से हंसता है वो शख्स। ठीक, अच्छा, पर कर तो नहीं पाए कुछ। सोचो कि आज की ये सीन डेमो है तुम्हारे लिए, आगे इससे बदतर भी चीज़ें हो सकते हैं। अच्छा, पर कुछ कर भी नहीं तो पाए तुमने। वो हमारी गलती समझो कि हमसे थोड़ी सी चूक हो गई, वरना हम कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते साक्षी कपूर। ये बात अब तक तो तुम समझ गई होगी। कल तुम्हारे लिए कुछ इंतज़ार ज़रूर करेगा, वेट एंड वॉच। यही बोलते हुए कॉल कट हो जाती है। साक्षी अपनी फ़ोन की इतनी ज़ोर से पटक के मारती है कि फ़ोन की सारे पार्सेस बिखर जाते हैं। वो बोलती कि आई स्वेयर मैं छोड़ूंगी नहीं। सांझ आती है, बोलती कि मैम वो आप फ़ोन, फिर बोलती कि गुस्सा आ गई थी, कंट्रोल नहीं कर सकती थी, तो ये करना ज़रूरी थी। तो सांझ चुप थी। वहाँ पे मुस्कान आती है और साक्षी को हक करती है। जैसे ही हक करती है साक्षी थोड़ी शांत हो जाती है और वो मुस्कान को और भी ग्रैब करके हक कर लेती है। थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के सब बात करते हैं और उसके बाद साक्षी को थोड़ी बहुत चीज़ें खाने के लिए बोल जाते हैं, लेकिन साक्षी कुछ भी खाती नहीं है। वो आती है कमरे में, फ्रेश वगैरह होके बैठ रही थी। मुस्कान को वो अपनी करीब से जाने ही नहीं दे रही थी, करीब करके रखी थी, पास से हिलने भी नहीं दे रही थी। मुस्कान बोलती कि आप इतना डर क्यों रही हो? मैं बोल तो रही हूँ मुझे कुछ नहीं होगी। मैं डर गई थी पूरी, आज के बाद ना घर से निकलना भी मत। देखिए मैं बोल तो रही हूँ ना। और मुस्कान को फील होती है जो साक्षी की धड़कनें हैं वो काफ़ी तेज़ थी। तो मुस्कान क्या करती है, साक्षी के करीब आती है, उसकी हार्ट की तरफ जाती है और वहाँ पे वो किस करती है और बोलती है शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। साक्षी फिर से हक कर लेती है। उसके बाद साक्षी पूछती है कि तुम कैसे छूट गए? वो एक्चुअली क्या होते कि वो, लेकिन एक मिनट, मम्मी पापा को कैसे छोड़ दिए? वो वो मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर तुम कैसे? वो तो थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद पता नहीं एकदम से क्या हुआ, वो लड़की आई, अपनी बंदूक तान के उन लोगों को डराई और वो लोग कुछ भी नहीं बोले और वो लड़की मुझे साथ में लेके चली आई। बड़ी नॉर्मल तरीके से मुस्कान ये बात कह देती है। साक्षी थोड़ी देर चुप हो जाती है, उसके बाद वो फिर से उसे हक कर लेती है। चलो ठीक है, उसने इस बार भी मेरी मदद की। और वो लड़की है कौन मुझे नहीं पता, ये वही लड़की है जो मेरी मदद करी है। मुस्कान बोलती कि अच्छा, इसी लड़की की बार बार जिक्र करी थी ना आपने। पर देखो वो तुम्हें मेरे पास लेके आई। दूसरी ओर यहाँ पर जो फ्लाइट में मीनाक्षी, नेहा, सलोनी ये बैठे हुए थे। मीनाक्षी थोड़ी देर तक तो नॉर्मल थी, पर जैसे वो फ्लाइट में बैठती है वो हाथ में ऑइंटमेंट लगा कर आती है, उसकी फेस एक्सप्रेशन, उसकी आंखों की चीज़ें बदल जाती है। लाल हो चुके थे। सोच रही थी कब प्लेन लैंड करेगी, बहुत से काम है, कुछ बतानी भी है साक्षी को।
कुछ भी उसे समझ नहीं आ रही थी। सलोनी उसके बगल में बैठी थी और नेहा तो थोड़ी सी चुप ही हो गई थी। तभी सलोनी बोलती कि हाँ यू ओके? मैं ठीक हूँ, पर चीज़ें ठीक नहीं हैं, हमें जल्द से जल्द इंडिया पहुँचनी पड़ेगी। हाँ तो वो तो पहुँच ही जाएंगे ना, पर जो काम से हम यहाँ आए थे हो गए है वो काम। मुझे पता चल चुकी है कि वो शख्स कौन है। और हैरानी की बात यह है कि मैं उस शख्स को बहुत अच्छे से जानती थी। मुझे मालूम करनी चाहिए थी या फिर हो जानी चाहिए थी, पर पता नहीं कैसे वो टैटू मैंने कभी शायद ठीक से गौर ही नहीं करी थी। पर वो शख्स है कौन? इंडिया पहुंच जाऊं, उसके बाद सलोनी मुझे कुछ चीज़ अब थोड़ी बहुत सोचनी पड़ रही है। क्या क्या इन सारी चीज़ों में मुस्कान की कोई हाथ हो सकती है? तुम इससे पहले भी भूल चुकी थी ना मुझे। सलोनी थोड़ी घूर के देखती है, वो देखी व्हाट, मुस्कान कहाँ से आ गई? पता नहीं, बहुत कुछ चल रही है दिमाग में। पहले पहुंचते हैं। और देखते देखते ये लोग रात हो जाते हैं बहुत, और ये लोग लैंड करते हैं। लैंड करते ही यहाँ पे भी मीनाक्षी के आदमी मौजूद थे और कार तैयार रखे थे। जैसे ही ये लोग आते हैं एयरपोर्ट से बाहर और सीधा कार में बैठते हैं और सीधा साक्षी के घर की ओर। नेहा भी उनके साथ ही थे। नेहा इतनी थकी हुई थी और इतनी डर चुकी थी कि वो सो रही थी। कार के पीछे के सीट में नेहा, और नेहा की राइट साइड में सलोनी और लेफ़्ट साइड में मीनाक्षी। नेहा सोते सोते मीनाक्षी की शोल्डर पे सर रख के सो गई थी। मीनाक्षी को थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी, पर थोड़ी सी भी हिलती नहीं है वो, ताकि नेहा ना उठ ना जाए। लगभग आधे घंटे बाद ये लोग साक्षी के घर पहुंच जाते हैं। साक्षी के घर पहुंचते ये लोग एंटर करते हैं बिल्डिंग में, और जैसे ही घर पे कॉलिंग बेल बजते हैं, सांझ वो जगी हुई थी, उठती है, आके दरवाज़ा खोलती है। जैसी दरवाज़ा खोलती है, सामने इन तीनों को देख के उसकी होश ही उड़ जाती है और वो एकदम से शॉक होती है। आप तीनों? एकदम से सलोनी, नेहा और मीनाक्षी एंटर करते हैं। मीनाक्षी सीधा एंटर करते बोलती कि दी गई है। कहाँ है दी? वो मैम तो कमरे में है। एकदम से कॉलिंग बेल की शोर से साक्षी के मम्मी पापा भी उठ जाते हैं और वो लोग भी एकदम से आते हैं और वो लोग भी इन तीनों को देख के शॉक्ड। और साक्षी, वो इतनी उसकी चीज़ें ख़राब थी कि वो पूरी स्ट्रेस में थी और सो चुकी थी। वहाँ पे ये लोग बैठते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत होती है और आज जो हुआ है वो सारी चीज़ मीनाक्षी, नेहा और सलोनी को बताए जाते हैं। मीनाक्षी अपनी मुट्ठी कंजी हुई थी और वो सारी चीज़ को सोचने लगती है। तभी वो बोलती कि ठीक है, दी को नहीं बुलाता, अगर वो दो सो रहे हैं तो सोने दो, कल सुबह बात करेंगे। तो आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे कि आखिरकार मीनाक्षी को जो पता चली है कि वो शख्स आखिरकार वो है कौन, और उसने आखिर भला क्यों मुस्कान के नाम ली है। जानेंगे कल के एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।